हेलो व्यूअर्स, एडीसी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग इस लूसेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के अगले टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है मराठाओं का उत्कर्ष। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मराठाओं का उत्कर्ष। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य और मुगल शासन व्यवस्था को पढ़ा था। तो ये हम लोग का दूसरा सीरीज है। पहला सीरीज में हम लोग एंशियंट प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ा था, एंशियंट हिस्ट्री को पढ़े थे। ये दूसरा सीरीज है जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग फिर मॉडर्न में अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे। और ये 1799 दरोगा के लिए ये सीरीज चल रहा था और ये एडीओ और बीएसएस सीजीएल 4 और टीआरई 4 के लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक का हम लोग शुरुआत करते हैं और मराठाओं का उत्कर्ष को हम लोग पढ़ते हैं। आज ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले व माता जीजाबाई थी। तो ये क्या है दोस्तों, फिर से समझा दें कि मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो शिवाजी थे और इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 627 ईस्वी के सिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टार मार्क्स लगा है, स्टार मार्क्स द गेजेटियर ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग इनका शिवाजी का अन्य कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जन्म क्या है तो 19 फरवरी 1630 है। कह रहा है द गेजेटियर ऑफ इंडिया, पेज नंबर के साथ ये लिखा हुआ है, उसमें शिवाजी का जन्म क्या है 19 फरवरी 1630 को बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, जो ऑप्शन में आए उसको टिक कर देना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और जीजाबाई माता का नाम था। चलिए हम लोग दोस्तों आगे आते हैं। कह रहा है क्या, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। अब जो इनके पिता थे शाहजी भोसले, ठीक है, उनके दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे कोंडेव। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कोंडेदेव इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका, तो गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साई बाई निम्बालकर, याद रखना है इनका नाम। और शिवाजी का विवाह जो था शाही बाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। इनका जो वो विवाह हुआ था साई बाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अब क्या जे इनके जो पीछा थे शाहजी भोसले, वो क्या करते हैं, शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर दी और स्वयं क्या किए, बीजापुर में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर आक्रमण किया। और कह रहा है कि अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी क्या करते हैं, सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर आक्रमण करते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या कि 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ थी। याद रखना है, 1656 में क्या करते हैं शिवाजी, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया था। मुगल राजा जो था औरंगजेब, वो शिवाजी को राजा का उपाधि दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं बार बार कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान
ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1669 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था और शिवाजी ने 10 नवंबर 1669 को अफजल खां की हत्या कर दिया। हुआ यूं कि जो बीजापुर के सुल्तान था, वो अपने ये उसका सेनापति, योग्य सेनापति था अफजल खां, उसको भेजा था शिवाजी को पराजित करने के लिए, मारने के लिए। कब? तो सितंबर 1669 में। मगर क्या होता है, ये 1669 में अफजल खां को हत्या कर देते हैं शिवाजी। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में लूटा। सूरत को 2 बार लूटा शिवाजी, 2 बार। एक 1664 में लूटे, एक 1670 में लूटे। तो याद रखना है दोस्तों, शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में 2 बार लूटा। सबसे इंपॉर्टेंट है आगे पुरंदर की संधि। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग एकदम याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुआ था। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन दोस्तों, क्योंकि बार बार एग्जाम पूछता है। सबसे पहला तो पूछता है कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो आप लोग रट लीजिए पुरंदर की संधि 1665 में। ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक आप लोग देखिएगा तो पता चल जाएगा पुरंदर की संधि पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा पुरंदर की संधि 1665 में किसके किसके बीच में हुआ था? जय शाह, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। उस समय वहां मनुची भी उपस्थित था। तो याद रखना है दोस्तों, पुरंदर की सबसे पहला चीज याद रखना है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था, जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। एक तो शिवाजी को औरंगजेब ही क्या किया था? राजा की उपाधि दिया था, और उसके बाद क्या होता है, वो खुद ही उसको गिरफ्तार कर लेता है। शिवाजी को राजा की उपाधि दिया, मगर शिवाजी को औरंगजेब ने कितने में? 666 यानी मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया। और जहां से क्या हुआ, मई में कैद किया, अगस्त में शिवाजी वहां से भाग निकले। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पहला दुर्ग बीजापुर से छीना। शिवाजी ने 1672 में, सॉरी, पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। पहला दुर्ग नहीं, सॉरी दोस्तों, पन्हाला दुर्ग। सबसे पहले याद रखना है कि 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। कब? 1672 में शिवाजी छीने थे। चलिए फिर आगे आते हैं। कह रहा है कि 5 जून 1674 को शिवाजी रायगढ़ में वाराणसी रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय तक वाराणसी में रह रहा था। तो हुआ क्यों कि 1674 में, याद रखना है, 1674 में शिवाजी रायगढ़ में या वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान थे। रायगढ़ में या कौन, वाराणसी के प्रसिद्ध कौन थे विद्वान? थे गंगा भट्ट। उनसे क्या करता है? राज्याभिषेक करवाया। और ये आपको श्री गंगा भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्राह्मण थे और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मगर बहुत लंबे समय से वाराणसी काशी में ये रह रहे थे। तो इसी से क्या करता है, रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाता है शिवाजी। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। कह रहा है कर्नाटक अभियान 1676 से 78 में शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया, जो उनकी अंतिम विजय थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था। तो दोस्तों याद रखना है कर्नाटक अभियान, जो 1676-78 शिवाजी का अंतिम अभियान था। ये याद रखना है दोस्तों, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? तो कर्नाटक का अभियान 1676 से 78 में शिवाजी का अंतिम अभियान था। और यहीं से 1678 में जिंजी का किला विजित किया, जो उनका अंतिम विजय था। और इनका अंतिम विजय कौन था? अगर ये भी पूछ देगा कि शिवाजी का अंतिम विजय कौन था, तो याद रखना है जिंजी का किला इनका अंतिम विजय था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम, दूसरी पत्नी
सोयराई बाई का पुत्र से संपन्न किया गया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। संभाजी कहाँ? पन्हाला के किले में कैद थे। तो याद रखना है दोस्तों, एक तो ये 53 वर्ष की आयु में क्या होते हैं? 3 अप्रैल 1680, याद रखना है ये डेट। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनका अंतिम संस्कार राजाराम दूसरी पत्नी जो थी शेराबाई का पुत्र से संपन्न किया जाता है, राजाराम करता है। और इनकी मृत्यु का समय याद रखना है, संभाजी कहाँ रहते हैं? तो ये पन्हाला के किले में कैद थे। याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ थे? तो पन्हाला किले में कैद थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। शिवाजी महाराज के पास 3 प्रसिद्ध तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तलूजा। याद रखना दोस्तों, तीनों नाम। कौन कौन नाम था इसका? भवानी, जगदम्बा और तलूजा। भवानी तलवार शिवाजी की पसंदीदा तलवार थी। ठीक है। जगदम्बा तलवार वर्तमान में लंदन में है और तलूजा तलवार सिंधुदुर्ग किले में स्थित है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको भी एक बार समझ लें कि शिवाजी का 3 प्रसिद्ध तलवार थी, एक भवानी, एक जगदम्बा और एक तलूजा। और सबसे पसंदीदा था भवानी। ठीक है। और याद रखना आपको कि जगदम्बा तलवार वर्तमान में लंदन है। कहाँ है जगदम्बा? जगदम्बा नाम एक समझ लीजिए, वो लंदन में है। अब भवानी खुद इनका पसंदीदा तलवार था और तलूजा जो है, ठीक है, वो सिंधु दुर्ग किले में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो और मॉडर्न आने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस रिवीजन के लिए आप लोग सीरीज से जुड़े और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में हेल्प मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं आगे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा गया था। अष्टप्रधान में पेशवा पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता था और एक सम्मान का होता था। तो ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मंत्री, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? याद रखना है दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान अष्टप्रधान कहा जाता था। और अष्टप्रधान में पेशवा पद सर्वाधिक क्या था? महत्वपूर्ण था और सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी कि शिवाजी के दरबार में किस भाषा का था? मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित थी। एगो पागा सेना, कौन सेना? पागा सेना, जो नियमित घुड़सवार सैनिक थे। और एगो शिलदहार शिलहदार सॉरी शिलहदार, जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे, एक पैदल पैदल सेना थे। तो एक चीज याद रखना है कि शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। इसके बाद शिवाजी के 3 महत्वपूर्ण भागों में सेना विभक्त थी। पहला पागा सेना, ये जो पागा सेना था ये नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। और जो सिलहदार जो होता था, अस्थायी घुड़सवार होते थे या पैदल सेना भी होती थी। 3 प्रकार की सेना थी। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों से प्रदान की थी। याद रखना, शिवाजी को तोपें जो था अंग्रेजों ने प्रदान की थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? तो अंग्रेज प्रदान किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। मराठा राज के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। और दूसरा था मुगतई, ये मुल्क के कदीम कहा जाता था। यह क्षेत्र था जिसमें चौथे सरदेशमुखी वसूल करते थे। तो दोस्तों चलिए इसको भी हम समझा देते हैं एक बार। कह रहा है क्या कि मराठा राज के अंदर 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक को स्वराज क्षेत्र था, और ये क्या था? स्वराज क्षेत्र, जो ऐसा क्षेत्र जो मराठाओं के नियंत्रण में थे, जिसको स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। और एक था मुगतई, यानी मुल्क के कदीम। यह वह क्षेत्र हुआ करता था जिसमें चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और ये क्या होता है चौथ और सरद में, इसको भी थोड़ा सा देख लें। नोट में लिखा हुआ है कि चौथ एवं सरदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे। स्वराज कौन? जो मराठाओं के नियंत्रण में होते थे। कह रहा है कि चौथ एवं स्वदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन्हीं जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या डक्कानी राजाओं का शासन था। ठीक है। चौथ भू राजस्व का 1/4 था,
जो मराठाओं के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी क्या होता था? यह 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों का अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। दोस्तों, ये दोनों चीजें आप लोगों को हम एक बार में समझा देते हैं कि चौथ और सरदेशमुखी क्या होता था। एक तो स्वराज था जो खुद ही मराठों के नियंत्रण में था। तो ये बताइए, चौथ और सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो खुद उसके नियंत्रण में था। और चौथ और सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी उसको हम समझा देते हैं। चौथ था कि वहां पे मराठा इसका लेते थे जहाँ पे मुगल या डकनी राजाओं का शासन था। ठीक है। चौथ भूराज का एक चौथाई था जो मराठा को उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। ये चौथ होता था कि मराठा वहां पे आक्रमण नहीं करेंगे जहाँ पे किसका, मुगल या दक्षिणी राजाओं का शासन था, तो वो उसको उस चौथ के रूप में देते थे कर। और सरदेशमुखी क्या होता था? ये 10% अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जहाँ पे मुगलों का अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है। इसीलिए मुगल इसीलिए वहां पे 10% के अतिरिक्त अधिभार के साथ यहाँ पे क्या लिया जाता था? सरदस्मुखी लिया जाता था। ठीक है। अब समझ में आप लोग को आ गया होगा, तो चलिए दोस्तों आगे आते हैं। अब कोई भी आप लोग को चौथ या सरदस्मुखी पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा क्या होता है। अब आते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख संत। ठीक है। कह रहा है कि ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक और भागवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी जिसे समान रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, और बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक भी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग एग्जाम में बार बार पूछते थे, समझ जाते हैं। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ये 1275 से 1296, इसके बीच में क्या हुआ कि महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के जनक, क्या महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ठीक है। या भागवत गीता पर भवार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी जिस समान रूप से ज्ञानेश्वरी नाम से जाना जाता है, या बरकरी संप्रदाय का प्रवर्तक पूछेगा तो इन्हें ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये संत थे कौन? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। इनका इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं नामदेव को। ये महाराष्ट्र के इस संत को पढ़ते हैं कि 1270 से 1350 इनके आराध्य देव पंढरपुर। ठीक है। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विठल थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित है। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचना क्या है? संग्रहित है। सबसे पहले तो इनके बारे में हम लोग समझ जाए। इनके आराध्य में देवगढ़ पंढरपुर के विठोबा या विठल देव थे। ठीक है। बरकरी संप्रदाय के विकास में इनकी प्रमुख भूमिका रही है, इनकी भूमिका भी रही है बरकरी संप्रदाय के विकास में। इसके अलावा ये भक्ति परक मराठी गीतों की रचना और अभंगों के रूप में प्रचलित है। इनको ब्रज भाषा और खड़ी बोली गीतों की रचना की। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में गीतों की क्या किया? रचना किया। इनको सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी किन्हें माना जाता है? तो नामदेव को माना जाता है। और इनके कुछ पद गुरु पद साहिब में भी संकलित है जो मुखबानी नामक पुस्तक में इनकी रचना संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एकनाथ। ये 1553 से लेकर
99 इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। बस याद रखना है, रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका किसने लिखी है? तो एकनाथ ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये संत थे एकनाथ संत, जिन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। अब तुकाराम को हम लोग पढ़ते हैं। तुकाराम 1598 से लेकर 1650 इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्होंने अभंग कहा जाता है। यह अभंग भक्तिपरक काव्य में ज्योतिष पुंज है। तो ये भी दोस्तों ये रखना, याद रखना जरूरी है। सबसे पहला चीज, तुकाराम जो 1598 से लेकर 1650 इनका ड्यूरेशन था, भक्ति परक कविताएं लिखी। इन्होंने क्या लिखा? भक्ति परक कविताएं लिखी। इसके अलावा जिन्हें अभंग कहा जाता है, जो भक्ति परक कविताएं हैं जिन्हें अभंग कहा जाता है, और यह अभंग भक्ति परक काव्य में ज्योति पुंज है। ठीक है, तुकाराम के बारे में हम लोग पढ़े। चलिए हम लोग रामदास को लेकर पढ़ते हैं। 1608 से 1681 महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि, अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचना और उपदेशों का संकलन है। इनमें उन्होंने क्रम दर्शन का उपदेश दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, आनंदवन भुवन, ठीक है, आनंद वन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर सदविचार व्यक्त किए। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो रामदास के बारे में है, ये महाराष्ट्र के अंतिम संत कबीर है। इसके अलावा 10 बोध उनकी रचनाओं में उपदेश का संकलन है। 10 बोध कितने लिखा है? तो रामदास। क्रम दर्शन का उपदेश दिया इन्होंने। भगवान राम के लोकप्रियता, महाराष्ट्र में भगवान राम के लोकप्रिय बनाया। और देखिएगा, आनंद वन मुक्त नामक अपने पुस्तक में रामदास ने जाति भेदभाव से मुक्ति लिखी है, स्त्री की दशा पर बात किया है। तो याद रखना, आनंद वन भुवन किसने लिखा है? तो रामदास ने लिखा है। और 10 बोध किसने लिखा है? तो रामदास ने लिखा है। ये दोस्तों एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग नोट में पढ़ते कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था। जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन था वो 2 संप्रदाय में विभक्त था। एक था वरकरी संप्रदाय और दूसरा था धरकरी संप्रदाय। ये क्या था? वरकरी संप्रदाय अर्थात विठोवा पथ, कृष्णा को मानने वाले का पंथ ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम थे, जो कृष्णा को मानने वाले थे। और धरकरी संप्रदाय था रामबंध, जो रामदास थे। ठीक है, आप लोग को याद रखना है दोस्तों। तो वरकरी संप्रदाय अर्थात बिठुआ पंथ, ये कृष्णा को मानने वाले का पंथ था, जिसमें कौन कौन थे? ज्ञानदेव था, नामदेव थे और तुकाराम थे। ठीक है, और इसके बाद धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ का जाता रामदास थे। ठीक है, 2 विचार था, वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्यतः 2 संप्रदाय में विभक्त था। कौन था? तो याद रखना है, वरकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूरा व्यवस्था से है। याद रखना है दोस्तों, पूछ दे क्वेश्चन, पूछा हुआ भी है क्वेश्चन कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था? मुगलों से था या अंग्रेजों से था, मराठाओं से था या सिखों से था? तो याद रखना दोस्तों, सरंजामी प्रथा का संबंध पूछेगा तो हमेशा मराठा और राजस्व व्यवस्था से था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए अब अष्टप्रधान को देखते हैं, क्योंकि मराठों में अष्टप्रधान बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था, ये राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। पेशवा एग्जाम यहाँ से बार बार पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से एकदम इसको याद रखना है। शरीय नौबत यानी सेनापति होता था, सैन्य का प्रधान होता था। शरीय नौबत ये सेनापति होता था, जो सैन्य प्रधान होता था। अमात्य एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। अमात्य अमात्य राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। यह अमात्य एग्जाम में पूछा हुआ है। वाकयान 20 याद रखना है। वाकयान 20 जो सूचना गुप्तचर संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष होता था। चिटनीस ये राजकीय पत्रों को पढ़कर और उसकी भाषा शैली को देखना। चिटनीस चिट चिट से याद रखना, चिट तो पत्र लिखता है, उसमें चीटिंग लिखता है, याद रखना चिटनीस। सुमंत विदेशी मंत्री हुआ करता था, ये सुमंत भी पूछा हुआ है एग्जाम में। पंडित राव ये धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। और न्यायाधीश ये न्याय विभाग का प्रधान होता था।
तो अष्टप्रधान कौन था? तो याद रखना है कौन कौन था। पेशवा था, शरीय नौबत था, अमात्य थे यानी वाक्यान्विश था, चिटनीस था, सुमंत था, पंडित राव था और न्यायाधीश था। ये अष्टप्रधान इन्हीं को बोला जाता था। जो पेशवा वो हुआ करते थे जो प्रधानमंत्री जिसको बोलते थे, जो न्याय प्रशासन व्यवस्था को देख रेख करता था। सरी नौबत सेनापति प्रधान होता था। अमात्य बार बार एग्जाम में पूछता है, आय व्यय का लेखा जोखा करता था। चिटनीस भी पूछता है, यह पत्र को लिखकर उनकी भाषा शैली को देखता था। तो वाक्यान्विश भी पूछता है, यह गुप्तचर संस्थाओं का संधि विग्रह विभाग का अध्यक्ष होता था। सुमंत भी पूछा हुआ है, विदेश मंत्री होता था सुमंत। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय का प्रधान होता था। दोस्तों, आप लोग ऐसे याद रखिएगा, उसको बार बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की कर व्यवस्था जो थी मलिक अंबर कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठियों मानक छड़ी के प्रयोग को प्रारंभ किया। शिवाजी ने 1689 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। देखिए दोस्तों, याद रखना है कि पहले कि सबसे पहले शिवाजी का कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। पूछ दिया ना कि शिवाजी की कर व्यवस्था किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी, तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि शिवाजी रस्सी के माप की व्यवस्था के स्थान पर कौन सा प्रयोग किया था, तो काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। शिवाजी 1679 में अन्नाजी दत्तों द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। चलिए आगे आते हैं। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। कह रहा है कि शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर कितना हो गया, 40% हो गया। ठीक है दोस्तों, शिवाजी के मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 या 1670 में लूटा था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र, जो इसको तो ऊपर ही हम पढ़ा दिए हैं, फिर भी याद रखना है दोस्तों, फिर से ये आ गया कि शिवाजी के मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार शिवाजी लूटे थे। कब कब लूटे थे? एक तो 1664 में, एक 1670 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अब शिवाजी का उत्तराधिकारी को हम लोग पढ़ते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। प्रचंड विद्वान थे जो कवि कलश को अपना जो संस्कृत और प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। सबसे पहला हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि जब शिवाजी के समय संभाजी कहाँ पे थे। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ पे थे, कमेंट में बताएंगे दोस्तों। आप लोग को बताना है शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ पे कैद थे, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं क्या कि शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं, देखिए उज्जैन के एक थे हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। याद रखना है दोस्तों कि संभाजी जो उत्तराधिकारी हुए शिवाजी के, उन्होंने उज्जैन के एक हिंदी और संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। 16 मार्च 1679 में, 89 में 1689 में मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। तो याद रखना है दोस्तों, जो ये उज्जैन के विद्वान कवि थे, कवि कलश और किनको, संभाजी को, दोनों को एक साथ गिरफ्तार करके हत्या कर देता है कौन, 1689 में मुगल सेनापति कौन था, मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार करके उनकी हत्या कर देता है। संभाजी के बाद 1689 में
राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। तो कौन है? शिवाजी, संभाजी, उसके बाद कौन आते हैं? राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। कब? 1689 में, ठीक है, 1689 में। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। याद रखना है दोस्तों, सतारा को अपने किसने राजधानी दूसरी बनाया था? तो राजा राम बनाता है दूसरी राजधानी सतारा को। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी, जो शिवाजी किले बनाए थे उसके सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी को हम लोग पढ़ते हैं। एक को हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था ये। याद रखना दोस्तों, ये हवलदार कौन होता था? ये किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। उसके बाद था सरे नौबत, ये किले की सेना का नेतृत्व करता था। किले की सेना का नेतृत्व सरे नौबत। और शौनिस, ये किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार, भंडार की देखरेख करता था। जो शिवाजी किले बनाए थे जिसकी सुरक्षा के लिए अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था, एक हवलदार होता था। ये हवलदार का काम था किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करना, हवलदार का। और सरे नौबत जो था किले की सेना का नेतृत्व करता था, सरे नौबत, ठीक है। और उसके अलावा शौनी जो था ये किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। चलिए दोस्तों आगे आते हैं कि राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। याद रखना है, राजा राम भी क्या हुआ? मारा गया 1700 में। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। देखिए दोस्तों, ये बहुत रोमांचक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा पत्नी थी, कौन? ताराबाई, वो अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य का क्या बन गई? वास्तविक संरक्षिका बन गई। ये दोस्तों एकदम याद रखना है। अब क्या होता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। अब देखिए क्या हुआ, कह रहा है क्या कि ये जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद संभाजी का पुत्र शाहू क्या होता है, औरंगजेब के कब्जे में था उस समय, ठीक है, जो भोपाल के निकट में मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। और साहू और ताराबाई के बीच में क्या होती है? 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें साहू विजयी हुआ और साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बार बार खेड़ा का युद्ध पूछता है। हुआ क्या कि साहू और ताराबाई के बीच में 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। वो हुआ, औरंगजेब उसको बांधा हुआ था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो वहां से फरार हो जाता है, और आने के बाद क्या होता है, जो ताराबाई यहाँ पे संरक्षिका बनी रहती है, उससे शाहू और ताराबाई के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध होता है, जिसको खेड़ा का युद्ध करते हैं, जो 1707 में होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसी समय खेड़ा का युद्ध होता है साहू और ताराबाई के बीच में, जिसमें साहू विजयी होता है और 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है दोस्तों, एकदम याद रखना है। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था। याद रखना है दोस्तों, क्या हुआ, साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा पेशवा लोग थे, जो शाहू पैतृक प्रधानमंत्री थे। जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री, पैतृक मतलब पहले पिता, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह से पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। पेशवा जो पद था ये पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। मतलब वंशानुगत का मतलब होता है पहले पहले बाप हुआ, फिर बेटा, फिर उसके बाद बेटा, वंशानुगत हो गया। पेशवा पुणे में रहता था, ठीक है। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। उनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। अब क्या होता है कि 1713 में शाहू ने क्या करता है, 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, और इनकी मृत्यु 1720 में शाहू की हो जाती है। और इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। उसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुआ। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं।
पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष को खोलने खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं को स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पटाखा कृष्ण नदी के अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप युग पिता के पुत्र हैं। ठीक है। तो ये हुआ क्या कि पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति, ठीक है, क्या हुआ, पहले दोस्तों फिर से यहाँ से समझते हैं कि 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम होता है। और वहीं बाजीराव प्रथम, दोस्तों पेशवा बाजीराव प्रथम मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करता है। किसको? शाहू को। जो बाजीराव प्रथम जो पेशवा बनता है उसके बाद, और शाहू दोनों उत्साहित करता है साउथ को और कहता है कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने, मतलब लंबा समय से ये मुगल सल्तनत आ रहा था 1526 से, पानीपत का प्रथम युद्ध से ही। तो वही कह रहा है कि पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। ठीक है, ये बोलता है कौन? याद रखना, बाजीराव प्रथम। स्वयं ही गिर जाएगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पटाखा कृष्ण नदी की अटक तक बढ़ाने लगेगी। उत्तर में उत्तर में साहू ने क्या कहा? ये उत्तर में जब ये आपको बाजीराव प्रथम बोलता है तो शाहू उत्तर में क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप युग पिता के योग्य पुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। और यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो हुआ है संधिया, पहले इसको पढ़ेंगे फिर संधि को पढ़ेंगे। पालखेड़ा का युद्ध, पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728। दोस्तों एकदम डेट याद रखना है। पालखेड़ा का युद्ध का 7 मार्च 1728 बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच में हुआ, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हो गई। निजाम के साथ मूंगी शिवा गांव की संधि हुई। ठीक है दोस्तों, और निजाम के साथ मुंगी शिवा गांव की संधि होता है। तो सबसे पहले पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 7 मार्च 1728 को, 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम और किसके बीच में? निजामुल मुल्क के बीच में। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में। इसमें कौन हार गया? निजामुल मुल्क की हार हो गई। और निजाम के साथ जो संधि, उसको क्या नाम दिया गया? मुंगी शिवागंग की संधि। अगर पूछ देगा पालखेड़ा का युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था, तो मुंगी शिवागांव की संधि हुआ था। मुंगी शिवागांव की संधि हुआ था। दोस्तों याद रखना है, पालखेड़ा का युद्ध पूछे या पालखेड़ा के युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था वो पूछे, ये भी याद रखना है। या ये पूछे पालखेड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। कह का दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिनने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पर प्रथम बार कौन सा पेशवा आक्रमण किया था? बाजीराव प्रथम जो पेशवा था, जो 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया, धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, जो दिल्ली छोड़ने को तैयार भी हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध में होने के कारण चर्चित रहा। आप लोग बाजीराव मस्तानी मूवी देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिएगा, वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला के साथ होने के कारण चर्चित में रहा। कह रहा है कि 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। ये दोस्तों बार बार पूछता है कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब? तो 1740 में। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। उसके बाद कौन बना? बालाजी बाजीराव 1740 में क्या बनता है? पेशवा बनता है। आपको याद रखना, 1740 में बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। वर्ना की संधि में यह व्यवस्था की गई थी कि संभाजी
द्वितीय यानी राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, मराठा राज के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हारपुर कोल्हापुर थी, शासन करे, तथा उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी वो शाहू शासन करे। अब हुआ क्या कि वारणा की संधि हुआ, और इस संधि में व्यवस्था व्यवस्था की गई कि संभाजी जो द्वितीय थे वो दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कहाँ थी, कोल्हापुर थी, वो शासन करे, और उत्तरी भाग पर जिसकी राजधानी सतारा थी वो शाहू शासन करे। ऐसा किससे हो गया? वारणा की संधि से व्यवस्था की गई। संगोला का संधि, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि संगोला का संधि बाजीराव संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संगोला का संधि किनके किनके बीच हुआ, तो याद रखना है बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में हुआ था। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया, और इसी के अनुसार वास्तविक नेता कौन बन गया? पेशवा बन गया। यहीं से पेशवा इंपॉर्टेंस हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि किस संधि के द्वारा, ठीक है, तो संगोला संधि के द्वारा पेशवा वास्तविक नेता बन गया। ये याद रखना है, मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया? तब संगोला संधि के दौरान पेशवा बन गया। तो याद रखना है दोस्तों कि संगोला संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में हुआ था, और इसी के द्वारा मराठा का संगठन वास्तविक नेता कौन बन गया? पेशवा बन गया। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं कि सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देने से स्वीकार किया, और युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। कह रहा है क्या? सूरत की संधि के अनुसार, कौन सा संधि? सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया, तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने पर भी वचन दिया। तो याद रखना है दोस्तों, कह रहा है कि सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देने का स्वीकार किया, और बाद में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि नाना साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तब बालाजी बाजीराव को बालाजी बाजीराव को क्या बोला जाता है? नाना साहब के नाम से भी जाना जाते हैं। आगे पढ़ने से पहले एक ये डायग्राम है जो बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है, ये देखिए दोस्तों, मराठा अंग्रेज और मराठाओं के बीच में संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियां। जो अंग्रेज और मराठाओं के अंतर्गत जो होने वाला संघर्ष तो था, वही संधि कौन कौन थी, वही एग्जाम में बार बार डायरेक्ट पूछा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, वारणा की संधि कब? 1731 में हुआ था। ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुआ था। सबसे पहले ये जितना भी हम लोग संधि पढ़ेंगे, ये जितने हम लोग संधि पढ़ेंगे यहाँ से लेकर एकदम नीचे तक, ये सब संधि किसके किस में बीच हुआ है? तो ये अंग्रेज और मराठाओं के बीच, अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पूरे संधि को। तो उसी में क्या है कि वारणा की संधि तो 1731 में, और किसके किसके बीच हुआ था आप लोगों को पता है? अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। संगोला की संधि कब हुआ था? 1750 में। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है। सूरत की संधि 1775 में। दरोगा कितना बार पूछा हुआ है। पुरंदर की संधि भी पूछा हुआ था 1776 में। बड़गांव की संधि भी 1779 में। छलावाई की संधि तो दरोगा कितना बार पूछा हुआ है? 1782 में। बसिन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोलेगा सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। और ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। और मंदसौर की संधि 1818 में। ये दोस्तों कभी कभी एग्जाम में सजाने के लिए भी दे दिया जाता है कि संधियों को उनके वर्ष के अनुसार सजाइए। तो आप लोग याद रखना है दोस्तों, वर्ना की संधि 1731 में। संगोला की संधि एकदम याद रखना है 1750 में। सूरत की संधि 1775 में। पुरंदर के 1776 में। ठीक है, बड़गांव की संधि 1779 में। सालाबाई की संधि 1782 में। बसिन की संधि 1802 में। ये एकदम याद रखना है दोस्तों। उसके बाद से देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। रजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। और मंदसौर की संधि 1818 में। ये संधि एकदम आप लोग को याद रखना है दोस्तों।
ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे आते हैं। नाना साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे आते हैं। कोरा की झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि झलकी की संधि किनके किन बीच हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। याद रखना है दोस्तों, झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, 14 जनवरी 1761, जिसमें मराठाओं की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गया। अब होता क्या है दोस्तों कि बालाजी बाजीराव, याद रखना है कि बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में, 14 जनवरी 1761, जिसमें मराठाओं की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और यही हार के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। माधव राव नारायण प्रथम, ये माधव राव नारायण प्रथम जो था 1761 में पेशवा बना। इसने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मराठों की खोई हुई पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोशिश किसने किया था? तो माधवराव नारायण प्रथम। ठीक है। माधव माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। मुगल बादशाह अब मराठाओं का पेंशन भोगी बन गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली गद्दी गद्दी पर बैठाया था? तो याद रखना है दोस्तों, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली पर बैठाने का काम करता है माधवराव। कौन करता है? माधवराव ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। याद रखना है, माधवराव का इंपॉर्टेंस बहुत है। पेशवा नारायण राव, पेशवा नारायण राव 1772 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने के द्वारा कर दी गई। जो पेशवा नारायण राव जो था 1772-73 में रहा ही है, इसकी हत्या चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। अब आगे कह रहा है कि पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो प्रमुख सदस्य थे, एगो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है, नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांडॉफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग एकदम इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय, जो पेशवा रहता है माधव नारायण द्वितीय, इसके अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा, याद रखना है 12 भाई सभा मतलब 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद में दो महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? एक महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। याद रखना है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और अंग्रेज जेम्स ग्रांड डफ ने इसे मराठों का मैकियावेली कहा है। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मराठों का मैकियावेली किसे कहा गया है? तो याद रखना है दोस्तों, बालाजी जनार्दन भानु को कहा गया है। ठीक है, या नाना फडणवीस इनको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। अंतिम पेशवा रघुआ का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेज की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। अब हुआ क्या कि अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि अंतिम पेशवा कौन था? तो याद रखना है बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से ये पेशवा बना था। और मराठाओं का पतन में सर्वाधिक योगदान किसी का है? तो इसी का है। और इसने सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था?
बाजीराव द्वितीय था। कौरा 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। कौरा 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन क्या कर लिया, वापस ले लिया। यहाँ पे हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों मराठा युद्ध, और दोनों को हम लोग बहुत बेहतरीन से याद रखेंगे। बार बार यहाँ से दरोगा में एग्जाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। करा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये प्रथम युद्ध 1782 में सलाबाई के संदेश के साथ समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ था। इसमें भोंसले एवं सिंधिया की प्रजा हुई, जिसमें अंग्रेजों ने 2 पृथक संधियां करनी पड़ी। प्रथम संधि देवगांव की संधि, चलिए उसको भी पढ़ते हैं, पहले समझ लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इस युद्ध में प्रथम बार में हार हुई, जिसमें 1782 के सालबाई की संधि से इसको खत्म कर दिया गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में, इसमें भोंसले एवं सिंधिया की पराजय हुई, जिसमें अंग्रेजों ने 2 पृथक संधियां करनी पड़ी। पहला देवगांव की संधि। इस संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोंसले और अंग्रेज के बीच में हुई थी। पहला, ये जो देवगांव की संधि थी, ये संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोंसले और अंग्रेजों के बीच में थी। दूसरे मराठा युद्ध के दौरान अलगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने रघुजी भोंसले को पराजित किया। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई। इस संधि के अनुसार भोंसले ने अंग्रेजों को बलासोर सहित कटक प्रांत एवं वर्धा नदी के पश्चिम पर अपना सारा राज सौंप दिया। दूसरा, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है। इस संधि इस संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इसके अनुसार अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच में अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर, गोहद और राजपूत राज्यों को उत्तर में अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों की अहमनगर, भरूच तथा अंजीटा की पहाड़ियों के पश्चिम पर अपना सारा राज सौंप दिया गया। तो देखिए दोस्तों, ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 2 गो संधि हुआ। एक को आप लोग देवगांव की संधि और दूसरे को सुरजी अर्जुन गांव की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला संधि जो देवगांव की संधि था, जिसमें क्या हुआ कि रघुजी भोंसले और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें, अलगांव की लड़ाई जो 1803 में हुआ था, जिसमें रघुजी भोंसले को पराजित हुआ और फलस्वरूप यह संधि करनी पड़ गई। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि था, ये दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 1803 में। इसके अनुसार क्या हुआ कि यमुना गंगा इस वाला क्षेत्र जो था, वो क्या कर दिया गया, ये सब राज उसको सौंप दिया गया। ठीक है, अब आते हैं आगे मंदसौर की संधि और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मंदसौर की संधि। 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के बीच में मंदसौर की संधि हुई। ये जो मंदसौर की संधि है, ये 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के बीच में मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण में सभी जिले अंग्रेज को सौंप दिए गए। याद रखना है दोस्तों, मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मंदसौर की संधि किसके किसके बीच, होलकरों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था 6 जनवरी 1818 को। अब आते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 1817 से 19। ठीक है, इस युद्ध के बीच में मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। जो पेशवा का वंशानुगत पद था, उसको समाप्त कर दिया। किस कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध में, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा के वंशानुगत पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817 से 19 के बीच में हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ, मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को क्या कर दिया, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं। कह रहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव में अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में पूना की संधि हुई। 13 जून 1817 में हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव
द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, और जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। हुआ क्या कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कहा कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप पूना की संधि हुई 13 जून 1817 में। अंग्रेज क्या करता, अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर क्या किया, पेंशन के जीने के लिए भेज दिया, जहां पे बिठूर में 1853 में इनकी क्या हो गई, फाइनली ये मृत्यु हो गई इनकी। अब हम लोग मराठा प्रशासन को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मराठा प्रशासन को पढ़ेंगे और आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करेंगे। और फिर से कल से अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग अगले टॉपिक में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास को। और ये आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम टॉपिक है। ठीक है, तो मराठा प्रशासन को हम लोग पढ़ते हैं कि पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे हजूर दफ्तर कहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पूना में, कहा पूना में जो पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था उसे क्या बोलते हैं, तो हजूर दफ्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हजूर दफ्तर। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। इनके अधीनस्थ मामल, ठीक है, मामल तदार होते थे, जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देश पांडे अन्य जिला अधिकारी थे, जो मामल तदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कौन कौन, देशमुख और देश पांडे। कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। जो कारकुन नामक जिले का अधिकारी होता था, जो विशेष घटनाओं की सूचना डायरेक्ट सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस इसकी सहायता करते थे। तो महल का मुख्य कार्यकर्ता कौन होता था, हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस इसकी सहायता करते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं कि ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था, जो कर संबंधी न्याय के प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होते थे। ठीक है, पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था, जो ग्राम के भूमि का लेखा जोखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था, जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखरेख करता था। पोठदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। कौन, पोठदार। इसके अतिरिक्त 12 बलूटे यानी शिल्पी तथा 12 अलूटे यानी सेवक होते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि क्या, कि ग्राम का मुख्य अधिकारी कौन होता था, पटेल होता था। ये याद रखना है, ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था। जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कौन होते थे, कुलकर्णी होता था, जो ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे कौन होते थे, चौगुले होते थे, जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे का देखभाल करता था। पटदार सिक्कों के निर्धारित करता था और जांच करता था। इसके अतिरिक्त 12 बलूटे जो शिल्पी थे और 12 अलूटे जो सेवक होते थे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कोतवाल नगर मुख्य प्रशासन था। कोतवाल नगर क्या था, कोतवाल नगर मुख्य प्रशासक था। गांव में चौकीदार यानी जागला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। अस्थाई भूस्वामित्व प्राप्त लोग मीरासदार कहलाते थे। ठीक है, तो पहला चीज तो ये याद रखना है कि कोतवाल नगर मुख्य प्रशासक था। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक था। गांव का जो चौकीदार था उसको जागला भी कहा जाता था। ठीक है, चौकीदार या जगला, जो अपराधियों की पता लगाने में काम करता था। अस्थाई भू स्वामित्व प्राप्त लोग क्या कराता था, मी मिशाद मिराद मीराश
मीरा सरदार सरदार कहलाते थे। ठीक है, अस्थाई बुरा स्वामित्व प्राप्त लोग मीरा सरदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बटाईदार भूस्वामी को क्या बोलते थे, तो उपरिस कहा जाता था। ठीक है, एक के बाद और आते हैं कि पेशे से लूटे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले मराठा सेना के प्रत्यक्ष अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। तो याद रखना दोस्तों, पेशे से लुटेरे पिंडारी यानी पाल पट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्यक्ष अभियान में उनके साथ जाते थे, और जो लूट का माल होता था वो सरकार को 25% हिस्सा देते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशे से लुटेरे या पिंडार या पाल पट्टी नामक जो वसूल करने के बदले मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे, और जो भी लूट माल या वे सरकार लेते थे वो सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति संभाजी अप्पा साहेब थे। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था, तो शाहजी अप्पा साहेब थे। कौन थे? अप्पा साहेब थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं कि ये सिंधिया तो ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ तो बड़ौदा, भोंसले तो नागपुर, पेशवा तो पूना। ये बार बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि कहाँ के थे। सिंधिया तो ग्वालियर, होलकर तो इंदौर के थे, गायकवाड़ तो बड़ौदा के थे, भोंसले नागपुर, पेशवा पुणे। ये आई होप कि आप लोग को याद रहेगा ये कि सिंधिया, फिर से एक बार आ जाते हैं कि सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, भोंसले नागपुर के, पेशवा पूना के। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना कि सिंधिया कहाँ के थे, ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, भोंसले नागपुर और पेशवा पूना। ठीक है दोस्तों, और अंतिम क्या था कि मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति सांबा अप्पा साहेब थे। ठीक है, अप्पा साहेब थे। तो ये यहाँ पे हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास आज कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो से आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और 1799 की दरोगा की तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना आप लोग ख्याल रखें और तैयारी को मजबूत बनाएं, और अपना अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करें, और दरोगा प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।